Okay, so hello everyone. This is lecture number 23 and finally the last lecture of some basic concepts of chemistry. और फिर से जैसे कि मैं पिछले 5-6 लेक्चर से एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है, तो यहाँ पर फिर से वो डायलॉग रिपीट करना चाहूंगा कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो 13th लेक्चर पर ही खत्म हो गया। तो बाकी के 10 लेक्चर फिर हम क्या कर रहे थे, उसके एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहे थे। बट फौरन कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है कि सर एक्स्ट्रा बातें क्या, मतलब आपको इस सिलेबस से बाहर की चीज पढ़ा रहे थे, यानी कि नीट के एग्जाम में यानी कि जेई के एग्जाम में क्या सिलेबस से बाहर की चीज पूछी जाती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सिलेबस के बाहर की चीज तो बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। जो हम ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बातें बता रहे थे वो थी कि वो बातें दे रखी हैं, एनसीईआरटी में ही दे रखी हैं, मोल कंसेप्ट की ही वो एप्लीकेशन है, मगर कुछ चीजें वो कहीं और जाके दे रखी हैं, कुछ चीजें किसी और चैप्टर में जाके दे रखी हैं, कुछ चीजें 12th क्लास में जाके दे रखी हैं, मगर वो मोल से इतना ज्यादा इंटरलिंक थी। जैसे परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वोलियम है, ये आपको ये कहाँ दे रखा है? 12th क्लास में दे रखा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, ये कहाँ दे रखा है? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में 11th क्लास में आगे चल के चैप्टर है बुक 2 में, वहां दे रखा है। बट क्योंकि ये मोल कंसेप्ट से इतने ज्यादा रिलेटेड थे कि इन आर्टिकल्स को हमने यहीं पर कवर करना अप्रोप्रिएट समझा। हाँ, अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं थी, बट क्योंकि अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको दो बहुत अच्छी बुक्स यहाँ प्रोवाइड कराई हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री की बुक जेई के लिए अलग है, नीट के लिए अलग है, तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उन्हें ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम बनानी होती है तो वो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पूछते हैं। मिक्स्ड मतलब कि एक चीज, एक कंसेप्ट दो कंसेप्ट मिला के सवाल आपके सामने पुटअप किया। उससे क्या होगा कि किसी को एक कंसेप्ट तो पता है, दूसरा कंसेप्ट में थोड़ा सा झोल है, तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इसी सोच के साथ में हम भी आपको ट्रेन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि टिपिकल क्वेश्चंस आप कर पाए। हाँ, उससे और उसको प्रेशर लेके काम नहीं करना कि कितना मुश्किल है क्या है। मैं हर किसी से ओपनली बोल रहा हूँ, शुरू के 2-2.5 महीने सिर्फ पेशेंस रख लें। अब पता नहीं नेचर या डिजाइन ऑफ करिकुलम कैसा है कि सबसे टफ चैप्टर उन्होंने 2 साल की जर्नी के सबसे टफ चैप्टर शुरू में रखे हुए। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये सारे चैप्टर बाद में रखता, क्योंकि शुरुआत में इजी चैप्टर रखते, स्टेमिना बिल्डअप होता। मगर नहीं, फिजिक्स में सोचिए, मैकेनिक्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑल्दो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 2 साल में सबसे जो टफ वाली फिजिक्स है वो शुरुआत में ही दे रखी है। बाद में आसान है, बाद में मुश्किल नहीं, अभी ज्यादा टफ दे रखा है। पता नहीं इनको क्या सूझी हुई थी कि शुरुआत में ज्यादा टफ रख दो। 2 साल में केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टिपिकल वाली अभी दे रखी है शुरू में। तो आपको ये घिसा पिटा डायलॉग फिर से मेरे हर वीडियो में सुनने को मिल रहा होगा, 10 बार में सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे कि 4 बुक्स है हमारी, क्लास 11 में 2 बुक्स है, क्लास 12 में 2 बुक्स है। उन 4 बुक्स में से सबसे डिफिकल्ट वाली, जो सबसे टिपिकल बहुत चैलेंजिंग चैप्टर, वेरी लेंथी चैप्टर, वो दे रखे हैं आपके क्लास 11 बुक 1 में, क्लास 11 बुक 1 में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भाई शुरुआत में पेशेंस रखना। ये मेरे साथ में भी हुआ था, 11th क्लास में आए थे और शुरू में हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत टफ लगने लगा था, बहुत टफ। शुरू के 1-2 महीने बहुत ज्यादा टफ और टिपिकल लगने लगा। अब कई बार फील भी, अरे यार समझ में नहीं आया क्या है, कैसे है, क्या चीज है। तो वो फिर धीरे धीरे चीजें जो है वो आपके इक्वेट हो जाती हैं, बैलेंस्ड आउट हो जाती हैं। तो वही आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आराम से, मतलब कि थिंग्स माइट लुक अ बिट डिफिकल्ट इनिशियली, बट विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड गाइडेंस, थोड़ी सी आपकी मेहनत, थोड़ी सी आपकी हिम्मत, थोड़ी सी टीचर की गाइडेंस, थोड़ा सा फेथ, थोड़ा सा भरोसा, जो है वो ओवरकम कर लिया जाएंगे। हम तो जो जो वर्कलोड दे रहे हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम से थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। तो मतलब हम तो ये चाहेंगे, एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है कि आप ज्यादा मेहनत करें, बट अगर उससे कम भी कर रहे हैं आप तो भी काम, मतलब पब्लिक का चलेगा। कि वो स्कूल में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, नॉर्मल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, परसेंटेज अच्छी आएगी। बट हाँ, हमारा टारगेट ये है कि भाई पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकालें। तो उसी के लिए आपको मोल्ड कर रहे हैं, तो हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, ज्यादा मेहनत करने के लिए। करनी कितनी है वो आपका काम है,
टफ हाँ लग सकता है, क्योंकि इतना जब हमने पढ़ा नहीं होता है 10th क्लास तक के, 11th क्लास में इतना बोझ डाल दिया गया, 12th क्लास में फिर से वर्कलोड कम हो जाएगा, इवन 11th क्लास में 6 महीने बाद जाके वर्कलोड कम हो जाएगा, मगर शुरुआत में बहुत जो है वो इन्होंने चैलेंजिंग सिचुएशन बनाई हुई है। आई कैन नॉट हेल्प इट, बट सबसे टफ पढ़ाई 2 साल की अभी शुरू के 4-5 महीने, मतलब दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस फॉर द पास्ट 11 years. The toughest phase in the 2-year journey of competitive exam preparation, be it JEE or NEET, is the initial 4 or 5 months. Chapters are most difficult, students are new, student like they don't have experience and idea how to proceed, how to study, ठीक, तो इसलिए प्रॉब्लम होती थी। मेरे अपने साथ में हुआ है, सोचिए मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैं किसी और की क्या बात करूं, कितना बड़ा बेवकूफ था और कितना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, अपने आप को सुपर हीरो समझ रहे थे कि हम 11th क्लास में आए, अच्छा हाँ ये चैप्टर है, जल्दी से 11th खत्म कर लेंगे और फिर 12th शुरू कर देंगे 6 महीने बाद, और पहली बार में राउंड निकल जाएगा, अच्छा हाँ जल्दी से 11th खत्म कर लेंगे, हाँ तो क्या वो 2 दिन में सब बेसिक कंसेप्ट खत्म, अगला चैप्टर शुरू, खत्म, शुरू, हाँ हाँ कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, हाँ देख लिए, सोल्यूशन देख लिए, गाइड पकड़ ली, वो देख लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई, बहुत बहुत अच्छी, भाई डेप्थ चीजें समझ में आ नहीं रही हैं, और बस अपने अपने मन को बहलाने के लिए जो है वो पढ़ाई इस टाइप से कर रहे थे, जो कि अब्सर्ड था। तो अब मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि जो मिस्टेक्स मैंने करी हुई हैं, जो गलतियां मैंने करी हुई हैं, वो मैं आपको करने से रोकूं, आपको करने से रोकूं। वो गलती क्या है कि क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दें, चैप्टर्स कब जितनी पढ़ाई करें ढंग से करें, और हाँ एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा, तो एनसीईआरटी की बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्कूल में भी वही बुक चल रही है, कोचिंग तो ठीक है भाई, आप हमारी कोचिंग में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा बच्चा आपका फ्रेंड होगा किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा होगा, कोई और स्टूडेंट होगा किसी और कोचिंग में पढ़ रहा होगा, तो वो तो जो है वो क्या कहते हैं प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, वो तो आप डिफरेंट कोचिंग में लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते रहेंगे, बट एनसीईआरटी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि सब में एक कॉमन थीम है, ऊपर से लेके नीचे तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आपके आसाम तक, तो बिल्कुल एकदम जो है वो एक परमानेंट सा फीचर है जो कि आपको ध्यान में रखना रहेगा। जो मैं आर्टिकल करा रहा हूँ इनको कोई सिलेबस के बाहर ना समझिएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर दे रखे हैं, प्रैक्टिकल वाली बुक में या जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम में कभी सिलेबस के बाहर की कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। वो कोई भी पेपर ऐसा नहीं बनाएंगे कि जो कोचिंग कर रहा है बच्चा उसी को फायदा हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो पेपर ऐसा बनेगा कि जो कोचिंग नहीं भी कर रहा है, जो कोई कोचिंग नहीं भी जा रहा, जो खुद से ही पढ़ाई कर रहा है, उसका भी एग्जाम निकल सके। तो फिर कोचिंग करने का एज सच फायदा क्या है? फायदा यही है कि आपको थोड़ी मेंटरशिप मिल जाती है, रेगुलरिटी आ जाती है, कहीं कोई आपको गाइडेंस मिल जाती है, कई सब्जेक्ट में एक मोमेंटम मेंटेन रहता है। आपको भाई मैंने खुद भी एग्जाम निकाला, 2005 में क्वालिफाई किया, उसके बाद में फिर पढ़ाने लग गए, फिर कई सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने एग्जाम निकाला, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एज फार एज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज कंसर्न, as far as qualifying NEET, JEE Mains, JEE Advanced, these kind of examination are concerned, हम बार बार हर साल वही काम कर रहे हैं, अपना दिन रात का काम यही है, स्टूडेंट्स को गाइड करना, तो आपको भी करेंगे और हेल्प करेंगे एग्जाम निकालने में। मेहनत हाँ आप ही को करनी है। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड रहते हैं। मैं किसी और का क्यों एग्जाम्पल दूं, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं रोज सोचता हूं कि भाई सुबह उठूंगा, रनिंग करने जाऊंगा, स्पोर्ट शूज भी ले लिए नए एडिडास के, क्या एडिडास वाले शूज ले लिए, मोटिवेशन आएगा सुबह दौड़ने जाऊंगा, सुबह उठ भी जा रहे, नहीं जा पा रहे, नहीं थक गए, कल से जाएंगे, कल से जाएंगे, कल से जाएंगे, वो कल आके ही नहीं दे रहा है, कल आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही लोगों के साथ पढ़ाई में भी होता होगा, ठीक, दिस माइट हैपन। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना आपको खुद ही है कि भाई पढ़ेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे और इससे दूर रहेंगे। मिनिमल यूजेज,
ठीक, इससे दूर रहना है, इससे दूर रहना है। दूर रहने का मतलब क्या है कि भाई अभी तो ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, बट होपफुली जुलाई में परमिशन मिल जाएगी, क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगी। तो यूज भी कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज करें, पढ़ाई के लिए यूज करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर मैं ठीक ये सब में, इन्हीं सब में अगर मैं लगा रहा तो फिर बहुत ज्यादा आपके प्रॉब्लम हो जाने वाली है। टाइम ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, फिर परफॉर्मेंस सही होनी रही होगी, डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर पढ़ाई का मन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिएगा हम ही रोज टालते रहते हैं, अरे कल से रनिंग पे जाएंगे, परसों से जाएंगे, या तब जाएंगे, सुबह वॉक करने तब जाएंगे, और नहीं जा रहे हैं। वो कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपने आप को ब्लेम करेंगे। तो ऐसे ही जब पढ़ाई नहीं करने का होगा, शुरुआत में तो आप स्केपगोट ढूंढेंगे कि मैं इनको ब्लेम कर दूं या उनको ब्लेम कर दूं, या ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। मगर सच रीजन ये है कि कुछ तो पढ़ाई मुश्किल थी, वो तो थी, बता रहे मुश्किल इन सेंस कि ज्यादा थी 10 से 11 में बहुत ज्यादा सिलेबस कर दिया इन्होंने आपके लिए। तो थोड़ी सी तो गलती इस बात की है कि पढ़ाई ज्यादा थी, और कुछ जो रही सही कसर थी वो आपने उतना एफर्ट नहीं डाला, तो और मुश्किल हो गई चीजें। तो देखिए टफ तो है, मगर मैं ये भी बता दूं कि शुरू के 4 महीने टफ है, उसके बाद में कंट्रोल में आने लग जाती है, क्योंकि फिजिक्स आसान होती है, फिजिक्स में ग्रिप बनती है, केमिस्ट्री में टफ चैप्टर्स समझ में आते हैं, एक रैपो बनता है हमारे आपके बीच में। मैं आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग कर दूंगा कि फिर आपको केमिस्ट्री ही अच्छी लगने लग जाएगी। तो कोई सब्जेक्ट पढ़ने में जब मजा आने लग गया तो फिर कोई खेल ही खत्म है, हमें तो मजा आ रहा है, हमें पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, बोझ थोड़ी है, ये तो मजा आ रहा है। तो वो वाली स्टेज आ जाती है, तो कई सारे फायदे की चीजें हो जाती हैं। एनीवेज, काफी देर 15-20 मिनट का भाषण हो गया, आइए हम अपना डिस्कशन, ये लास्ट क्लास है, इसमें कंटिन्यू रखें। ठीक, तो भाई बताइए, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा यस है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो भाई वापस अब भाषण के बाद में पढ़ाई स्टार्ट करी जाए। हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में ये बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया था कि जब फिनोप्थिलीन डालते हैं तो जो है वो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर हम रिएक्शन रोक देते हैं HCl के साथ में, क्योंकि कलर जो है वो पिंक से कलरलेस हो जाता है, हमको पता चल जाता है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, और हम ब्यूरेट से जो ऊपर टप 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 HCl गिरा रहे थे वो हम बंद कर देते हैं। यहां तक के हमने पिछली क्लास में काम किया था। ठीक, ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब यहां से देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या पढ़ते हैं, या ये सब, या ये हमने जो है वो क्या कहते हैं लिख लिया, ये यही मैंने देखिए लिखवाया था लास्ट क्लास में। लास्ट चीज शायद अपनी नोटबुक में यही लिखी हुई है, इन केस वी वांट एन इंडिकेटर। ठीक, बताइए भाई लास्ट क्लास कहाँ खत्म करी थी, क्योंकि 6 दिन हो गए, तो आप ही लोग गाइड करेंगे मुझे। चलिए अब आइए केस 2 हम जो है वो डिस्कस करते हैं। केस 2 डिस्कस करते हैं कि इस बार हमने इंडिकेटर इंडिकेटर किसको लिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज। सो प्लीज राइट द हेडिंग केस 2 व्हेन इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। जब इंडिकेटर यूज किया गया है मिथाइल ऑरेंज, धीरे धीरे से समझेंगे, वेरी टफ आर्टिकल। शायद ही कभी स्टूडेंट ऐसे रहे हो कि मैंने पढ़ाया और उनको ये पहली बार में समझ में आ गया हो। 90% से ज्यादा स्टूडेंट तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, मगर फिर दूसरी बार में उनमें से आधे सेट हो जाते हैं, तीसरी बार में और बाकी के भी जो है वो 60-70% सेट हो जाते हैं। यानी 3 अटेम्प्ट हम लेते हैं समझाने में इसको, और ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज टू 100% जो है वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। बट हाँ, पहली बार में तो बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर मेरी तरह मुझे तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मैं तो फॉरन इंटरेस्ट लूज कर देता हूँ। आई होप आप मेरी तरह नहीं है, मुझसे डिफरेंट है। केस 2,
ठीक, इंडिकेटर जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं। तो ये हेडिंग डाल ली। यस सर। चलिए अब देखते हैं भाई कि मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो है क्या, वही कि ये जो हमारी ब्यूरेट थी, ब्यूरेट के अंदर हमने Na2CO3 लिया हुआ था, अंदर पानी के अंदर मिलाया हुआ था, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एज एन इंडिकेटर डाला हुआ था। अब मिथाइल ऑरेंज की देखिए मैंने आपको कलर विद रिस्पेक्ट टू पीएच वैल्यू ये पहले लिखवाया हुआ है, ये देखिए आपको जो है वो नोटबुक में लिखवाया हुआ है। मिथाइल ऑरेंज अगर 4.4 से ज्यादा पीएच है तो उसका फिर कलर कैसा होगा बताइए? येलो। येलो। हाँ येलो। हाँ, येलो मतलब येलो क्या, वो इनफैक्ट येलोइश ऑरेंज टाइप का होगा, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक, आप उसको येलो को वो ऑरेंज कर लीजिए, मतलब बहुत जो आपके रेडिश येलो टाइप का है उसको ऑरेंज कहना ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और तो उसको प्लीज ऑरेंज कर लीजिए। 4.4 से ऊपर पीएच जो होगी तो वो ऑरेंज होगा, और 3.1 से कम जो होगा वो रेड होगा। उसको प्लीज चेंज कर लीजिए, पिछली क्लास में वो रेड येलो लिखाया हुआ था उसको मेक इट ऑरेंज प्लीज। ये लिख लिया भाई, 4.4 से ऊपर ऑरेंज। बताइए आगे फिर आपने डिस्कशन आगे चलाएं। यस सर। ठीक, अब देखिए बात को बहुत ध्यान से समझिए, प्लीज पे क्लोज अटेंशन। बिल्कुल नॉर्मल वे में देखिए, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत आराम से, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। ये मैंने पानी लिया हुआ है और पानी के अंदर मैंने Na2CO3 मिक्स कर दिया है जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। Na2CO3 को मैंने पानी के अंदर घोल दिया है, तो ये घुल गया है पानी के अंदर, एंड इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो ये मतलब जो है पानी के अंदर को अल्कलाइन बना देगा, बेसिक बना देगा, और ये जिस पानी में पड़ा रहेगा वहां पर उस पानी की पीएच रफली 11 के आसपास होगी। अब अगर मैंने, ये अभी नॉर्मल पानी था, इसका कोई कलर नहीं था, इस पानी में अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज भी ऐड कर दिया, इस पानी में अगर मैंने एज एन इंडिकेटर, अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज भी ऐड कर दिया तो नेहा बताइए फिर कलर क्या हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद में? नेहा आवाज आ रही है आपको? नेहा कैन यू हियर मी? यू कैन टाइप योर रिस्पॉन्स। अगर बोलने में कुछ इश्यूज हैं तो यू कैन टाइप योर रिस्पॉन्स। अगर माइक काम नहीं कर रहा या कोई और है तो एक बार दोबारा से वो म्यूट करके वापस से जो है वो वॉइस वाला वो कर लीजिए। अनुश्री आप बताइए कलर क्या होगा? सर ऑरेंज। हाँ ऑरेंज हो जाएगा। नेहा ने भी रिस्पॉन्स अपना टाइप किया है, ऑरेंज, वेरी गुड। तो क्योंकि हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो कलर क्या हो गया? ऑरेंज। तो वही देखिए, मैं यहाँ पर आप देखिए कलर कैसा नजर आ रहा है, कलर कैसा नजर आ रहा है? ऑरेंज। इस कारण से नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है? दीपाली बताइए क्या ऐड मिथाइल किया हुआ है ऑरेंज। यहाँ पर? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, वेरी गुड, मिथाइल ऑरेंज। अब ऊपर से हम टप 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 क्या गिराना शुरू करते हैं बताइए? ऊपर से, या Na2CO3 है, ऊपर से अब हम ब्यूरेट, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, बड़ी सी टेस्ट ट्यूब जो होती है, लैब में जाएंगे तो आप लोग भी देखेंगे। ऊपर से हम क्या गिराना शुरू करते हैं टप 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 करके? HCl, वेरी गुड, HCl हम गिराना शुरू करते हैं तो भाई रिएक्शन होगा।
Na2CO3 plus HCl gives me NaHCO3 plus NaCl, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ये रीच कर जाएगा। बट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी पीएच जो है, पीएच फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी जो पीएच है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच तो इतनी रहेगी भाई, रफली 8 के आसपास रहेगी, 8.1 पे। मगर 8.1 पे भी अभी भी देखिए वो मिथाइल ऑरेंज का, अभी भी आप बताइए कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या रहेगा? ऑरेंज। ऑरेंज ही रहेगा। और जब कलर ऑरेंज रहेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे पता चलेगा ही नहीं, मुझे पता चलेगा ही नहीं कि भाई आपके जो है वो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर गया। फिनोप्थिलीन के केस में तो पता चल गया था क्योंकि उसने कलर अपना बदल दिया था, वो पिंक से कलरलेस हो गया था। मगर ये तो अभी भी मिथाइल ऑरेंज है, तो गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी हमारी और आगे जो है वो बढ़ जाएगी। हम रिएक्शन को रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि कोई कलर चेंज हुआ ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला। फिर हम और HCl डालते रहेंगे तो NaHCO3 का फर्दर रिएक्शन होगा, H2O CO2 NaCl, और ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर जाएगा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, कैसे होगा। नेहा आवाज आ रही है अब आपको? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो ये देखिए समझाने के लिए बता रहा हूं कि सपोज अगर हमने 0.5 मोल्स Na2CO3 लिया है, सपोज अगर हमने 0.5 मोल्स Na2CO3 लिया है, तो 0.5 मोल्स Na2CO3 में जब हम HCl डालेंगे तो अगर उतना ही डाला है, 0.5 मोल डाला तो 0.5 मोल HCO3 बनेगा, 0.5 मोल NaCl बनेगा। पीएच 8.1 या 8.4 के आसपास रहेगी और कलर अभी भी ऑरेंज रहेगा। फिर और डाल लें, अब हम 0.5 मोल HCl और डाल लें, तब फिर H2O और CO2 होगा और 0.5 मोल NaCl होगा, और उस समय जो है वो क्या कहते हैं कि pH 4 हो जाएगी और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट रीच करेगा और मिथाइल ऑरेंज एकदम से अपना कलर चेंज करेगा। वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, मगर एक आध बूंद बस एक्स्ट्रा HCl पड़ेगा और एकदम से सिस्टम एसिडिक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज फिर अपना कलर चेंज करेगा। और तब कहीं जाके हम ये ब्यूरेट जो ऊपर से टप 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 ये गिरा रहे थे, तब कहीं जाके हम अपना ब्यूरेट बंद करेंगे। यानी कि अब आप देखिए कि पहले ये कलर ऑरेंज था, पहले ये कलर, अगर आपको मैं कलर भी दिखा रहा हूं, पहले ये कलर ऑरेंज था, मगर हम ब्यूरेट तब बंद करेंगे जब ये कलर, रैयान, अब ये कलर क्या है? रेड। हाँ, रेड कलर क्यों है ये रैयान, बताइए। सर HCl की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, मतलब ज्यादा ड्रॉप कर गई। हाँ, सिस्टम एसिडिक हो गया, सिस्टम पीएच जो है वो क्या कहते हैं कि 3 से भी ऑलमोस्ट जैसे ही नीचे पहुंची तो एकदम अब मिथाइल ऑरेंज ने अपना कलर क्या कर लिया? रेड। हाँ, मगर उसके लिए कोई बहुत ज्यादा HCl नहीं चाहिए। आप ये समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद में, ये न्यूट्रलाइजेशन जो कंप्लीट हुआ, अभी तक तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए यानी 0.5 मोल के सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे लाने के लिए टोटल 1 मोल HCl चाहिए। 1 मोल HCl से जरा सा भी एक आध बूंद भी ज्यादा पड़ेगी ना तो सिस्टम इतना एसिडिक हो जाएगा कि एकदम मिथाइल ऑरेंज अपना कलर क्या बना लेगा? रेड। और हम एकदम से ब्यूरेट क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे। और फिर हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना HCl यूज किया, क्या किया। और फिर अभी लिखने का भी मैं टाइम दूंगा, मगर ये देखिए कि ये पढ़िए रैयान, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। When we use methyl orange as indicator, reaction goes till second equivalence point. हाँ, क्यों रिएक्शन गोज टिल सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट? ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचा नहीं, मगर वहां पर वो हमने स्टॉप ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला। और क्योंकि हमें पता तो तब चलेगा ना जब कलर चेंज हो। तो Yes, कलर sir. कब चेंज होगा? कलर कब चेंज होगा? Second equivalence point पे. सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तब कहीं जाके हम गाड़ी अपनी स्टॉप कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए, बाकी लोगों को बात समझ में आई? बताइए, बहुत टफ आर्टिकल है, बताइए समझ में आया? मयंक Yes, शर्मा sir. समझ में आया? यस सर।
मुझे भी समझा दिए यार, मुझे नहीं आया, मुझे भी समझाइए क्या किया ये मिथाइल ऑरेंज और ये सब क्या किया है यार, क्या ड्रामा कर रहा हूँ बताइए। सर ये Na2CO3 का एक सॉल्यूशन है। ठीक है सर जी, पहले बिल्कुल से ये, तो सर इसमें मिथाइल ऑरेंज हम मिक्स करेंगे तो ऑरेंज ठीक है। कलर का हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऑरेंज कलर का भाई साहब? क्योंकि सर ये बेसिक सॉल्यूशन है। हाँ मतलब ये कहिए कि भाई 4 से ज्यादा पीएच है, इसकी तो बहुत ही ज्यादा है, इसकी तो 11 पीएच है, तो ये तो मतलब बेसिक हो जो है वो 4 से तो जो भी ज्यादा होगी मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज होगा कलर, तो इसका भी हो गया। ठीक है, यस सर। फिर बताइए। फिर सर इसमें सर ब्यूरेट से HCl की ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक। तो सर पहले 0.5 मोल्स डालेंगे HCl, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, पर वो फर्स्ट ठीक। इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा उसका। हाँ ये तो मैंने सर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है कि हमने Na2CO3 भी कितना लिया हुआ था। 0.5 मोल्स। हाँ, वो समझाने के लिए लिया हुआ है सर आपको। ठीक है सर। यस सर। हाँ बताइए, और बताइए। फिर सर उसके बाद में और अमाउंट HCl डालेंगे उसका कलर चेंज करवाने के लिए, ठीक। सॉल्यूशन एसिडिक करने के लिए। तो जब वो pH 4 के आसपास होगा तब जी। उसका कलर रेड चेंज हो जाएगा और हम ब्यूरेट ऑफ कर देंगे। हाँ वेरी गुड, ब्यूरेट ऑफ कर देंगे और तब फिर जो है वो क्या कहते हैं कि हम मान लेंगे हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, और HCl के जो मतलब 0.5 तो मैंने यहाँ ले लिए। एक्चुअल क्वेश्चन में तो यही होगा कि या तो Na2CO3 के मोल्स दे दिए होंगे तो HCl के मोल्स पूछे होंगे, या फिर HCl के मोल्स दे दिए होंगे तो Na2CO3 के मोल्स पूछे होंगे। ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब ये जो है वो मिथाइल ऑरेंज वाला केस है। बस आपको ये कुछ नहीं, ये तो मतलब वर्ड्स में ही लिखना है। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ये नोट डाउन कर लें। के pH 8.4 ही जो लिखा हुआ है, मतलब वो तो इनिशियली ये लिख लेंगे कि इनिशियली Na2CO3 बेसिक सॉल्ट डाला और एज एन इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, तो कलर जो होगा वो हमको ऑरेंज नजर आएगा। तो डायग्राम के नाम पे बस आप इतना भी लिख लें तो काफी होगा। सर जी जी बताइए अंशु। सर मिथाइल ऑरेंज का कलर 3.1 और 4.4 के बीच में क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3.1 और 4.4 के बीच में क्या होगा? सर ये ट्रांजिशन जो है ना, वो एक बूंद इतने कम टाइम में और इतने कम अमाउंट में चेंज होगा ना कि वो हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी जब H+ की कंसंट्रेशन सर 7 से 3.1 ना, एक बूंद HCl डालेंगे और उसमें पहुंच जाएगी एक बूंद। तो वो आपको लग रहा है कि इसके बीच में क्या होगा, मगर इसके इसके बीच का जो मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, वो डिस्टेंस से आई मीन टू से कि जो आपके जो टाइम लगना है उसमें और जो वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए वो ना के बराबर है सर। तो ये बहुत जो है वो क्या कहते हैं कि एकदम रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना है। वो हम थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में पढ़ेंगे। मैं आपको नॉर्मल टाउन में समझा सकता हूँ कि वो नॉर्मल टाउन में ये है कि आप मुझसे बोल रहे सर आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अगर स्टेयर्स चढ़ रहे थे तो आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ी और तीसरी सीढ़ी चढ़ी, इसके बीच में क्या था? तो अब बीच में आप हवा में थे क्या? तो सर उसका आंसर ये कि सेकंड से थर्ड सीढ़ी हम मतलब चढ़ गए एकदम से ही, तो वो बस उसे सेकंड माना जाएगा और थर्ड माना जाएगा। तो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर जब देखेंगे तब उस बात को और डिटेल में समझेंगे। मगर अभी भी ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और मुझे इसका आंसर बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए। तो सर ईमानदारी वाला आंसर ये है कि एक बूंद HCl की पड़ेगी और pH 7 से ना सीधे 3 पहुंच जाएगी। तो जब pH एकदम लीप फ्रॉग करेगी 7 से 3, तो एक झटके में कलर चेंज हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये आंसर है अभी शॉर्ट में। ओके सर। जी ठीक, इतना लिखा आपने? ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे इतना लिखा? यस Yes, सर। sir. अच्छा। ठीक,
अगर आप इतना लिख लिया है तो फिर अब ये देखिए, फिर एक रिएक्शन लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, बस इतना ही लिखिए, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। अन्वेषा आप भी लिख रही हैं मैम? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है मैम? हाँ सर, आ रहा है अभी तो। चलिए चलिए ठीक है। उधर मैम का आपने लेक्चर 11 तक देखा है अभी, या कहाँ तक देखा है मैम? नहीं सर, अभी 12 देखा है, वो थोड़ा सा देखा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। और फिजिक्स में तो अब अलग से क्लासेस हो रही है ना आपकी? यस सर, आज भी थी। चलिए, अब मतलब फिजिक्स में समझ में आना स्टार्ट हुआ अब? यस सर। चलिए, धीरे धीरे सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। सर डन। चलिए, ये नीचे वाले जो जो चीज है वो आप मतलब मोल्स के टर्म में भी अगर लिखना चाहें, वो इलस्ट्रेशन के रूप में है और कुछ नहीं है, ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मान लीजिए हमने 0.5 मोल्स ले लिया है तो I am repeating myself again. This is a very difficult article. Myself including as a student, I was unable to understand it. Apart from that, या जैसे मयंक ने जो explanation दिया वो तो मुझे तीसरी चौथी बार में उस लेवल का समझ में आया था, बट आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, मयंक पहले से पढ़ा हुआ था ये आर्टिकल? नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लिख लिया हो तो बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, पीएच फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम रिएक्शन क्यों नहीं स्टॉप करेंगे, क्योंकि पीएच 8.4 है, कलर इज स्टिल ऑरेंज। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच 4 है और मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर लेगा, और जब चेंज कर लेगा रेड कलर का हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा और हम ब्यूरेट बंद कर देंगे, हम ब्यूरेट बंद कर देंगे। तो बस लास्ट बात ये लिख ले रहे हैं, लास्ट बात ये लिख ले रहे हैं, क्या ये लास्ट बात क्या है? ठीक, लास्ट बात क्या है? पढ़िए भाई, दृश्य पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये लास्ट लास्ट स्टेटमेंट प्लीज। When we use methyl orange as indicator, reaction goes till second equivalence point. हाँ, जब हम मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब कि तब तक के रिएक्शन चलता रहेगा जब तक पीएच 3 से कम ना आ जाए, क्योंकि हम तो तभी बंद करेंगे ना जब हमें पता चलेगा, और हमें पता ही तब चलेगा जब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा, और कलर चेंज वो तभी करेगा जब पीएच 3 से कम होगी। ठीक है,
दृश्य कुछ बात ऊपर हल्का समझ दिखा में? दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर इससे ऊपर थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। सर अब तो उन दोनों इक्वेशन को मैंने मिला के लिख दिया जी है सर बस। कि 0.5 इन दोनों को मिला के लिख दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। कि इनको जब आप ऐड करेंगे तो NaHCO3 NaHCO3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10th क्लास वाली इक्वेशन आ गई हमारी, 10th क्लास वाली इक्वेशन आ गई सर। अगर चाहें तो लिख लीजिए सर 10th क्लास वाली इक्वेशन। फॉर्म्स भाई जो है वो क्या कहते हैं 11th एंट्रेंस के जो है वो ऑलमोस्ट सब लोगों ने फिल किए हैं। अभय वाश ने आपने फिल किया है फॉर्म ये 11th एंट्रेंस का? नहीं सर, इस वीक में कर देंगे। अच्छा, मतलब करेंगे, मूड है करने का? यस सर। चलिए ठीक। अनुश्री आपने? सर एक्चुअली अभी वो हम एएमयू के लिए तो अभी मार्कशीट का क्या अपलोड करना है वो भी पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से अभी नहीं किया। समझ गया। अन्वेषा आपने? नहीं सर, अभी फिल नहीं किया है। करेंगी, मूड है? यस सर, करना है। चलिए ठीक। दीपाली? सर अभी तो नहीं किया और पता भी नहीं करेंगे या नहीं। अच्छा, पता भी नहीं करेंगे या नहीं? नहीं सर। अच्छा ठीक। भूमिका? यस सर, कर दिया। अच्छा ठीक। दृश्या? सर नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक, ओके। लक्षिता? सर अभी 10th का रिजल्ट ही नहीं आया। तो वो तो आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे सिर्फ आपका नहीं आया है बाकी सबका आ गया हो। यस सर, करेंगे। ठीक। मयंक? सर करेंगे। अच्छा। नेहा? सर कर दिया। कर दिया, चलिए ठीक है, ओके। प्रत्यक्ष? सर नहीं, सर नहीं मतलब देंगे। अच्छा, देंगे ही नहीं। तो आप तो आई गेस OLF में है ना? सनफिटलेस। अच्छा, फेडलिस्ट में, तो वहीं कंटिन्यू करेंगे। जी सर। चलिए ठीक है, ओके। रैयान आपने किया? नो सर। यांशु? यस सर, करना है। चलिए ठीक। लिख लिया ये मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर अगर हम यूज करेंगे क्या होगा? यू हैव नोटेड इट डाउन, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अब आइए एक सवाल कर लेते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। इसको बहुत आराम से पढ़ना और करना है। अन्वेषा क्वेश्चन पढ़िए मैम प्लीज। A solution containing 1 gram Na2CO3 is given. It is reacted with 1 mole HCl solution. वन कैपिटल M का मतलब होता है मैम मोलैरिटी। अभी आप लेक्चर में आगे देखेंगी, परेशान मत होइए, अभी आगे आएगा। इसका मतलब होता है मोलैरिटी। 1 मोल कैपिटल M मोलर, 1 मोलर HCl सोल्यूशन। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। Find volume of HCl when phenolphthalein is used as indicator. हाँ, HCl कितनी वॉल्यूम हमको HCl की यूज करनी पड़ेगी जो है वो जब हम फिनोप्थलीन यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर। या मतलब अब HCl कितनी यूज करनी पड़ेगी जब तक ब्यूरेट ना बंद करें। ब्यूरेट कब बंद करेंगे अब वो सब आप सोचिए। मेरी साइड से जो आपको एक और हेल्प मिल सकती है वो ये है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 106 ग्राम्स पर मोल होता है। तो भाई करिए 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 करिए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। वॉल्यूम ऑफ HCl, आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। आगे चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आया, करिए।
हाँ भाई, आंसर तब तक तो आना चाहिए। सर 18.86 ml। इन्होंने आंसर बताया है 18.86 ml। अन्वेषा, आप सिर्फ एक चीज मुझको बताइए कि Na2CO3 के मोल्स कितने होंगे, बस आप ये बता दीजिए। भाई मोल्स कैसे निकालते हैं मैम, बताइए, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। सर 9.4 ml। ठीक, इन्होंने देखिए उसका आधा बताया है। देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। अन्वेषा, कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है? ओके लक्षिता भाई बताइए, आंसर बताइए लक्षिता। यस सर, कर रहे हैं अभी। करिए करिए करिए, 1 मोर मिनट। रैयान, आंसर प्लीज। यस सर, कर रहे हैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर बताइए। अन्वेषा, आपसे तो मोल्स पूछे हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सर 9.43 ml। 9.43 ml, ओके। ठीक, आइए भाई देखते हैं हम कि सवाल कैसे करना है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे होगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेहा, कुछ बात बनी, कुछ गाड़ी आगे बढ़ी? सर कर रहे हैं। चलिए चलिए, घबराइए नहीं। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए नेहा, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। When phenolphthalein, हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैम, एब्रिविएटेड फॉर्म में, क्योंकि स्पेलिंग बड़ी लंबी है और टंग ट्विस्टर है, तो शॉर्ट में लिख दिया है इसको। ठीक, एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन एक बैच में किसी स्टूडेंट ने था कर दिया था और इसको बोल दिया था। सर 9.43। अच्छा अच्छा, तो फिनोप्थिलीन को उन्होंने था बना दिया था, बट एनीवेज बहुत अच्छी बात है, आपने देखते ही उसको पकड़ लिया कि ये फिनोप्थिलीन है। जी नेहा, पढ़िए। when phenolphthalein is used as indicator, color change takes place after first equivalence point and we close the burette. हाँ, क्योंकि जब हम फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद ही कलर बदल जाता है और हम ब्यूरेट बंद कर देते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं? Yes sir. तो बहुत अच्छी बात है। अब फिर अगर मैं, जैसे कि मैं इनसे पूछ रहा था, अन्वेषा, नाउ कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक, देखिए Na2CO3 के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस सर। तो गिवन मास कितना है, Na2CO3 कितना दे रखा था? 1 ग्राम। हाँ, और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना बता रखा है? 106। तो उसके मोल्स क्या हो जाएंगे बताइए? 1/106। हाँ, तो अब जब इतने 1/106 मोल्स Na2CO3 के हो जाएंगे तो उन मोल्स के लिए कितने मोल्स ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होगी? उतने ही मोल्स की। यस सर। तो HCl के भी कितने मोल यूज हो रहे होंगे? 1/106। वेरी गुड, 1/106। अब HCl के भी उतने ही मोल यूज हो रहे हैं, 1/106। तो अब ये देखिए, मोलैरिटी दे रखी है उसकी, 1 मोलर,
अब मोलैरिटी आप आगे के लेक्चर में देखेंगे कि मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर मोलैरिटी 1 दे रखी है, यानी हम कितना वॉल्यूम लें कि मोलैरिटी 1 मोलैरिटी के का हमारा जो सॉल्यूशन रहा है उसमें 1/106 मोल्स आ जाए। तो फिर वो अब जब ये करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी 1/106, मगर ये तो लीटर में आएगी, मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000/106, यानी आंसर कितना आ रहा है 9.43 ml ऑफ HCl सोल्यूशन। हाँ भाई, इसका दुगना किसका आ रहा था यार? 18.8 वाले भाई साहब कौन थे? सर भाई हमारा दुगना आ रहा वाले था। कौन थे? हाँ सर हमने तो सर इक्विवेलेंस से किया था ये। सर ये देखिए आपने इक्विवेलेंस से किया था, मगर आपने कंप्लीट रिएक्शन करा दिया होगा। आपने Na2CO3 का के दोनों सोडियम रिप्लेस कर दिए होंगे, है ना? यस सर। हाँ सर। अब दोनों नहीं करने, क्योंकि हम तो उससे पहले ही HCl की सप्लाई कट ऑफ कर दे रहे हैं ना। ये अगर इक्विवेलेंस से भी करना था तो आपको फिर इसका एन फैक्टर क्या मानना था? 1, क्योंकि एक ही तो रिप्लेस हुआ है, एक तो अभी भी बचा हुआ है ना। ओके सर। चलिए लिखिए, नोट डाउन करिए। समझ में आया? सोल्यूशन समझ में आया? एवरीवन बताइए, समझ में आया? दीपाली आपको समझ में आया? हाँ सर, आ गया। क्या समझ में आया? मुझे भी दोबारा से एक्सप्लेन करिए, कैसे कैसे आंसर आया, जरा एक्सप्लेन कीजिए। सर एक सॉल्यूशन था जिसमें 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था, वो रिएक्ट करा 1 मोलैरिटी ऑफ HCl के साथ। तो हमें वॉल्यूम ऑफ HCl बताना था जब हमने इंडिकेटर फिनोल्फथलीन यूज करा। हाँ, तो सर हमें उसका गिवन मास दे रखा था सोडियम कार्बोनेट का, और मॉलिक्यूलर मास भी पता था, तो हमने इससे मोल्स निकाल लिए। और हमें उसकी मोलैरिटी पता थी, मोल्स हमने अभी निकाल ही लिए। और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हमें उससे वॉल्यूम पता चल गया, उसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करा तो हमें उसकी HCl सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता चल गई। ठीक, वो वाली वॉल्यूम जो कि हमको डालनी पड़ी होगी। हाँ सर, डालनी पड़ी जो है थी, वो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर कर गया। जाए। हाँ सर, हमें पता कैसे चला होगा? क्योंकि कलर चेंज हो कलर गया। चेंज हो गया था उसका, तो पता चल गया। हाँ सर। ठीक, तो क्वेश्चन आई होप सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यस सर। यस सर। तो फिर अब ये देखिए, फिर नीचे ये जो है वो सोल्यूशन लिखना चाहें तो ये नोट डाउन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि पढ़ा भी था इन्होंने। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम कब ब्यूरेट बंद करेंगे, कितनी वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी। उतनी वॉल्यूम यूज करनी पड़ेगी कि आपके फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज कर दे। डन सर। चलिए, तो ये वॉल्यूम निकल कर आ गई 9.43 ml ऑफ HCl सोल्यूशन। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब आइए भाई, अब ये वाला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, हाँ भाई अन्वेषा पढ़िए क्वेश्चन। A solution containing 1 gram Na2CO3 is given. It is reacted with 1 molarity HCl solution. Find volume of HCl when methyl orange is used as indicator.
चलिए, अब तो ये तो मैं समझता हूँ कि पिछले सवाल करने में थोड़ा टाइम लगा था, बट अब मैच्योरिटी थोड़ी आई होगी, तो इसका जो है वो बहुत से लोग तो शायद बिना करे भी चालाकी से आंसर निकाल दे। 18.86 इसका दुगना है, जैसे इन्होंने 18.86 चालाकी दिखाई, दुगना आंसर करके बता दिया कि अरे भाई दुगना HCl यूज होगा, 18.86 तो दुगना आंसर कर दिया। ठीक। हाँ भाई दृश्य, आपको समझ में आया? यस सर 18.86 होगा। मुझे नहीं आया, मुझे समझा दी। सर पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के वैसे पहले करा था, ठीक है, तो वो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स HCl के होंगे। सर फिर हम ना 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 ना, उतने नहीं मैम, दुगने। फर्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे। हमने अगर कंप्लीट लिखा फर्स्ट और सेकंड मिला के, अच्छा हाँ चलिए, वैसे आप भी सही बोल रही हैं कि फर्स्ट लिखेंगे तो उतने ही होंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज कंटिन्यू। सर उसके बाद जैसे हमने पहले निकाला सर, हम उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे HCl की। ठीक। सर ये तो लेकिन सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचा। हाँ फिर हाँ सर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हम उसे दोबारा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसे हम दोबारा HCl से रिएक्ट करवाएंगे। हाँ। सर फिर उसके बाद वो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो सर इस वही सेम अमाउंट ऑफ HCl यूज होगा, तो सर इसलिए हम डबल कर देते वॉल्यूम HCl की। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। बस यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा और कंसाइज, राइट आंसर एंड यू हैव द राइट अप्रोच आल्सो, गुड। इसको मैम हम एक और भी शॉर्ट वे में लिख सकते हैं कि जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे रुकना ही नहीं है, तो फिर हम तो डायरेक्ट Na2CO3 से चल के अपनी गाड़ी सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे रोकें। तो मैं ज्यादातर फिर मैं वो जो 10th क्लास में मैंने रिएक्शन लिखा हुआ था, मैं फिर इस रिएक्शन में इंटरेस्टेड रहता हूँ कि Na2CO3 के अगर 1 मोल थे, तो HCl के डायरेक्ट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने मोल्स की जरूरत पड़ी? 2 मोल्स। तो मैं डायरेक्ट फिर यही कर लेता हूं कि Na2CO3 के अगर 1/106 मोल्स थे, तो HCl के फिर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने मोल्स की जरूरत होगी? सर 2 डिवाइडेड बाय 106। 2, हाँ, डिवाइडेड बाय 106 मोल्स। ठीक, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ये ऐसा रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर बताया। ठीक, तो अब ये जरा पढ़ भी दीजिए भाई दृश्य, क्या लिखा हुआ है? When methyl orange is used as indicator, reaction goes up till second equivalence point. ठीक, तो अब ये देखिए, बिल्कुल सही आंसर बताया। और ये क्वेश्चन शॉर्ट में जल्दी से नोट डाउन कर लें और फिर सॉल्यूशन जल्दी से देख लें, फिर आगे। लिखिए भाई, लिखिए लिखिए लिखिए। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? बताइए प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। अन्वेषा, कुछ कुछ समझ में आया आपको? यस सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है।
डन सर। चलिए चलिए, सॉल्यूशन वही है कि भाई उसके जो है वो क्या कहते हैं, 1/106 मोल है, तो इसके 2/106 मोल हो जाएंगे दुगने। फिर मोलैरिटी तो 1 मोलर है ही, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकल कर आ गई उसकी दुगनी, उसकी दुगनी वॉल्यूम निकल कर आ गई, वॉल्यूम ट्वाइस हो गई। अब आइए भाई ये बाउंसर मारते हैं। ठीक, बाउंसर, हाँ भाई बाउंसर कौन झेलेगा, चलिए भाई देखते हैं। यांशु वाशने, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत जल्दी दे दिया था, वेरी कॉन्फिडेंटली। यांशु सवाल पढ़िए। A solution of NaOH and Na2CO3 is prepared. 25 ml of this solution required for neutralization. A. 25 ml of 0.1 NaHCl when phylloxylene is used as indicator. B. 35 ml of 0.1 NaHCl when methyl orange is used as indicator. Find strength of NaOH and Na2CO3 in the solution। चलो भाई चलिए देखते हैं क्या होता है, कर पाते हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट अलग कराया गया है। दिस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट, बोथ द एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड सेपरेटली, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दो एक्सपेरिमेंट सेपरेटली कराए गए। नोट डाउन कीजिए, देखते हैं, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नोट डाउन करिए पहले, सोल्यूशन तो जब होगा तब होगा। भाई क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नोट डाउन किया। यस सर। चलिए
क्या अप्रोच रहेगी, कैसे करेंगे? हाँ भाई रैयान बताइए यार, क्या करेंगे सवाल में? सर NaOH और Na2CO3 का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है हमने। तो उन्होंने कहा कि 25 ml इस सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा न्यूट्रलाइजेशन कराना हमें HCl से अलग अलग उसमें। क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे? सर स्ट्रेंथ का यही तो फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ सर, स्ट्रेंथ ग्राम्स पर लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे आप कि 1 लीटर में कितना होगा। वो हम पहले रिएक्शन के लिए तो सोल्यूशन 1 लीटर नहीं लिया है, सोल्यूशन तो सिर्फ 25 ml ही लिया है। 6.625 into 10⁻³ सर Na2CO3 की स्ट्रेंथ पहले रिएक्शन में। अच्छा सर, पहले में क्या हो तो सर Na2CO3 की तो मतलब जो दोनों की हेल्प से ही हम निकाल पाएंगे ना सर, आपको समझना पड़ेगा। भाई अप्रोच यहाँ देखनी पड़ेगी कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। क्वेश्चन तो जब भी होगा कैलकुलेशन होगा, बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन ऑफ कोर्स। अप्रोच हमको देखनी है कि क्या अप्रोच हम अपनाएंगे। अनुश्री कुछ बताइए भाई, कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को सेटअप करना रहेगा कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको मतलब देख समझना रहेगा कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। बताइए। सर पहले तो हम बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर वहां से हम पहले ये पता लगाएंगे कि कितने मोल्स ऑफ NaOH और कितने मोल्स ऑफ Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक फिर ठीक, आगे अभी कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक। देखिए अब भाई समझते हैं सवाल को, ऐसा कुछ नहीं है। घबराना नहीं है, आराम से ये चीजें होंगी। पानी के अंदर दो चीजें मिली हुई हैं भाई। पानी के अंदर क्या है, एक तो NaOH है
और क्या पानी के अंदर और क्या घोला हुआ है बताइए? Na2CO3। Na2CO3। तो अब आपको ये समझना है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है? बेसिक। बेसिक। और ये भी क्या है? बेसिक। ठीक है। अब मैं ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप टप 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 करके HCl डालना स्टार्ट करता हूं। तो हाँ भाई रैयान, फिर HCl एक एसिड है तो HCl क्या करेगा बताइए? सर इनसे बेस से रिएक्ट करेगा। बेस से रिएक्ट तो करेगा, मगर यहाँ तो दोनों बेस है, तो पहले किससे रिएक्ट करेगा? पहले किससे करेगा जी? सर NaOH। NaOH। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, ज्यादा भाई, जो ज्यादा बेसिक है पहले उससे रिएक्ट करेगा। तो ज्यादा बेसिक कौन है? ज्यादा बेसिक कौन है? NaOH। पहले रिएक्शन किससे होगा जी? NaOH से। तो जैसे कि अनुश्री ने कहा कि सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, तो पहला रिएक्शन NaOH पानी के अंदर ही घुला हुआ था, वो उससे होगा, उससे होगा। अब देखिए जब रिएक्शन हो भी जाएगा तब भी NaOH न्यूट्रलाइज होगा, और अब सिस्टम में क्या पड़ा रहेगा? Na2CO3। सर मतलब ये अलग अलग न्यूट्रलाइज होंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए इट इज जस्ट लाइक दिस कि दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। तो पहले जो HCl टप 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 हम डालेंगे, तो पहले वो HCl किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। जब तक के NaOH पड़ा हुआ है वो Na2CO3 से रिएक्ट नहीं कर सकता। जब तक के NaOH पड़ा हुआ है वो Na2CO3 से रिएक्ट नहीं कर सकता। जब भाई इट इज जस्ट लाइक दिस कि मैं सपोज करिए कि यहां पर दो चीजें हम ला के दें। एक सपोज करिए कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम है और सेकंड वाली नॉट सो फेवरेट। तो जब जब आपको आइसक्रीम खानी होगी आप कौन सी वाली खाएंगी? ऑब्वियसली फेवरेट वाली। फेवरेट खाएंगी। अब समहाउ फेवरेट वाली खत्म हो गई, फेवरेट। अब फिर आइसक्रीम खाने का मन करेगा, तो अब जो होगी सामने वो खाएंगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर भी यही है कि हम ऊपर से HCl ऐड कर रहे हैं, तो पहले वो HCl किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। जब सारा NaOH खत्म हो जाएगा, अब जब हम HCl डालेंगे तो अब वो फिर मजबूरी में किससे रिएक्ट करेगा? Na2CO3। हाँ, अगर अब इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पहले तो आप ऐसा नहीं कर रहे थे यार, पहले फेवरेट आइसक्रीम थी कहाँ? पहले तो सिस्टम में, अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो सिस्टम में केवल क्या क्या रह रहा था? सोडियम कार्बन। तो बस उसी से ही करना पड़ रहा था। मगर जब NaOH है तो पहले किससे होगा? ये कैसे करते? कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात कि Na2CO3 है और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे रिएक्शन रोक देना है, तो यहां पर गाड़ी रुक जाएगी। और ऐसा तब होगा कि जब हमने क्या यूज किया हुआ होगा? इंडिकेटर किसे यूज किया हुआ होगा? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन। तो अब अगर मैं ये मान लूं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं ये मान लूं, बहुत बहुत प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, पहले ही बताया हुआ था कि मान लीजिए कि इसके X ग्राम्स थे और इसके Y ग्राम्स थे। तो NaOH के, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख ले रहा हूं ताकि जगह मिल जाएगी। ये देखिए सब एक बीकर के अंदर ही, इसके X ग्राम थे। तो बताइए फिर NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे? NaOH के मोल्स कितने हो जाएंगे? X/40। हाँ, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास X/40। X/40 मोल्स। तो HCl के भी कितने मोल्स यूज होंगे फिर मैम? X/40। X/40 मोल्स। वेरी गुड।
अब हम मान लेते हैं कि Na2CO3 y ग्राम पड़ा हुआ था, तो Na2CO3 के कितने मोल्स हो जाएंगे? y/106. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, y/106 मोल। तो HCl के भी कितने मोल्स यूज होंगे? y/106. तो अब अगर ये ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, भाई टफ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर को एकदम टाटा बाय बाय, विदाई समारोह हो रहा है चैप्टर का, तो आसानी से थोड़ी खत्म कर देंगे। विदाई समारोह में तो धूम धड़ाका होता ही है, थोड़ा बहुत होता है कि नहीं? जी। तो अब टोटल मोल्स ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl used when of लिखना भूल गया, टोटल मोल्स ऑफ HCl used when, शॉर्ट में लिख रहा हूं, phenolphthalein is used as indicator। y/53. टोटल मैम, टोटल टोटल देखिए, x वाला भी होगा, हाँ y वाला। सर वो ऐड करना है, x/40 प्लस y/106। y/106 ये टोटल मोल्स ऑफ HCl यूज्ड होंगे। अब फिर से ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट कराया है जो इधर लिखा हुआ है, मगर इस बार सब कुछ वही किया है, मगर इस बार जो है वो अच्छा, और ये टोटल मोल्स देखिए, नॉर्मेलिटी तो 0.1 है, n फैक्टर 1 होता है, तो मोलैरिटी भी HCl की कितनी हो जाएगी? 0.1। और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना होता है बताइए? तो मिलीमोल्स होते हैं। मोलैरिटी, चलो मोल्स में 25 इंटू 10 की पावर -3 कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया? देखिए कितना आ गया बताइए सर? 25 × 10⁻⁻4 मोल। तो ये जो हमने लिखा हुआ था, ये जो इतना, ये जो यहाँ भारी भरकम सी चीज लिखी हुई है, इसको हम किसके बराबर, ये तो टोटल मोल्स ऑफ HCl, वो आखिरकार कितने आए? सर 25 × 10⁻⁻4 मोल्स के बराबर। तो ये तो अब, मगर अभी भी मैं, मुझे तो खुशी नहीं मिली, क्योंकि एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हैं, तो दृश्य आप क्या करें? ये तो यार मैंने तो सोचा था x निकल के आ जाएगा, मगर ये तो 2 वेरिएबल है, x भी है y भी, और इक्वेशन एक ही है, तो क्या करें? हाँ भाई क्या करें बताइए? पता नहीं। सेकंड पार्ट सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, अब सेकंड पार्ट सब्स्टिट्यूशन से कर। नहीं देखिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए भी तो सेकंड इक्वेशन चाहिए ना। ये क्या लिखा हुआ है? तो सर फिर हम मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन, हाँ, फिर वही मान लेंगे, और इस बार मिथाइल ऑरेंज के साथ कराएंगे, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक जाएगा। और देखिए कि यहाँ पर अब कितने मोल यूज हो रहे हैं? सर 0.1 × 10⁻35। यानी कि कितने हो गए? 35 × 10⁻⁻4। ये ऐसा कब हो रहा है? जब वही सेम रिएक्शन कराया, मगर किसके साथ? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो बस जब, अब ये तो फर्स्ट वाला रिएक्शन है, सेकंड वाला जब कराएंगे तो मैं इक्वेशंस क्या लिखूंगा, फिर आपको सब लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। जब सेकंड वाला रिएक्शन कराएंगे तो वही लिया हुआ है, तो पहले तो वही होगा, NaOH, HCl, NaCl, H2O, NaOH। कितने ग्राम्स लिया हुआ था NaOH बताइए? 25 ml। मैम ml वो तो पानी में घुला हुआ है। X/40। हाँ, X/40 मोल्स। तो HCl के कितने मोल्स यूज हो जाएंगे? X/40 मोल्स। जब HCl खत्म, जब NaOH खत्म हो जाएगा, अब किसका नंबर आएगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका ये y ग्राम लिया हुआ था, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे? y/106। इस बार मैम मैं डायरेक्ट सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट तक ले जा रहा हूँ। ये चीज समझ में आई? डायरेक्ट टू यस सर, जो पिछली बार रिएक्शन में करा था। हाँ, H2O + CO2 + H2। ठीक, तो अब अगर ये लिख दिया तो HCl के कितने मोल यूज होंगे? सर H2O + CO2 + 2 NaCl। सर NaCl है। सॉरी। ठीक,
H2O प्लस CO2 2NaCl। तो अब आप बताइए टोटल मोल्स, ये वाली कहानी, ये स्टोरी कब लिखी जा रही है, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। तो टोटल, अब टोटल मोल्स ऑफ HCl यूज्ड, टोटल HCl के मोल जो यूज हो रहे हैं वो आप कितने हो जाएंगे? X/40 प्लस Y/53। हाँ, चलिए 2 इंटू Y/106। और ये तब है जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें डेटा दे दिया कि यार वो एक्चुअली में जब यूज हो रहा था ना मिथाइल, वो मिथाइल जब तो वो कितना था, उन्होंने हमको सवाल में बता दिया कि कितना था, 35 into 10 to the power minus 4 moles। 35 इंटू 10 की पावर -4। तो अब तो ये भाई मैथ्स का क्वेश्चन बन गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो ये तो हम 10th क्लास में ये पढ़ा है ना हमने, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। बताइए। यस सर। वाह 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 वाह। आज समझ में आया कि वो 10th में मैथ्स क्यों पढ़ाई थी, ताकि केमिस्ट्री हम पढ़ सकें। वाह 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 वाह। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। तो कितना छोटा क्वेश्चन था ना, देखा आपने। एक जाते जाते मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराना चाह रहा था ताकि थोड़ा सर दर्द हो जाए। तो आई होप कि कुछ सर में दर्द हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बताइए, फिर मैं और टफ क्वेश्चन ढूंढूंगा। हाँ भाई दृश्या, सर में दर्द हुआ या नहीं? नहीं सर, ठीक है, इतना काफी है। नहीं नहीं हुआ सर में दर्द? नहीं सर, बहुत दिमाग खर्च हो गया। हाँ चलिए ठीक है, ठीक। आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा। यस सर। ठीक, क्वेश्चन समझा आपने। एक बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने फेनोक्सिलीन के साथ कराया, एक बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने मिथाइल ऑरेंज के साथ कराया, अलग अलग बार। एक बार पूरा करा के खत्म हो गया, फिर दूसरी बार अलग करा के खत्म हो गया। तो उन्होंने वॉल्यूम ऑफ HCl देखी, अलग अलग यूटिलाइज हो रही है। नेचुरल सी बात है, एक बार फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे गेम ओवर कर देना है, दूसरी बार सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे गेम ओवर करना है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड यानी मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, दे आर डिफरेंट। पहली बार में 25 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स की जरूरत पड़ी, दूसरी बार में ज्यादा मोल्स की जरूरत पड़ी। तो अब ऐसे करके हम x और y कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, इस चीज को नोट डाउन करिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने में कंसेप्ट है। तो ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये कंसेप्ट डिलीवर करना था। इस चैप्टर में हमने बहुत डीप में जाके चीजें करा दी हैं, इतने डीप में करा दी हैं कि आप दूसरे लोगों को पढ़ा सकते हैं ये चैप्टर। अब आपको इतना मूल कंसेप्ट आ गया है कि आप दो चार लोगों को तो खुद पढ़ा लेंगे कि आओ मैं मूल कंसेप्ट पढ़ाऊं तुम। नोट डाउन करिए। ये वो वाला केस है कि जब हम फेनोप्थिलीन यूज कर रहे हैं एज एन इंडिकेटर। केस 1, ठीक, एक्सपेरिमेंट 1। तो 58 into 15 कितना? शिट, हाँ। ओ शिट 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 शिट। 870।
डन सर। चलिए ये कर लिया, नोट डाउन किया। किया नोट डाउन? यस सर। यस सर, नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब यहां से x और y के लिए आप सॉल्व करेंगे। यहां से यू हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स हैं, तो आप x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। मगर हमसे देखिए क्या पूछा है उन्होंने, हमसे क्या पूछा है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ भाई बताइए। अब है स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? ये x और y जो हम ले रहे हैं ये कितने ml में घुले हुए थे? सर 25 ml। तो फिर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? सर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। हाँ, तो 25 इंटू 10⁻³ तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी किसमें? ग्राम पर लीटर। और ऐसी फिर स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? y अपॉन 25 इंटू 10 की ये स्ट्रेंथ किसमें आ जाएगी? ग्राम पर लीटर। बात समझ में आई? यस सर। सर हमने सॉल्व कर लिए। चलिए, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, सॉल्व कर लिया तो ग्रेट, ग्रेट वर्क। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है कंप्लीटली। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपको करने को भेज दूंगा। सम फ्यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, आई विल सेंड इट टू यू। और फिर अगली क्लास में जो है वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? दैट इज अ न्यू चैप्टर। और उसमें जो है वो यहाँ पे तो हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड गए थे, उसमें कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही काफी बड़ा करके दे रखा है। एक और भी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करनी है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से क्लास 9th में भी एक चैप्टर है, कुछ याद है या नहीं? यस सर। ऑटोमेटिकली वो चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा और बहुत डीपर लेवल पर क्वेश्चन तो आएंगे। अगर मैं अभी आपको 11th एंट्रेंस का पिछले 3 साल के पेपर दिखा दूं तो 4 से 5 क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, ये सब निकालना, एसिड बेस वाले रिएक्शन, वो सब लिखने के होते हैं, वो जो कि अब आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन कम से कम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है सर? जी बताइए। बिल्कुल सर, एएमयू एंट्रेंस के एग्जाम डेट समथिंग अराउंड कब आएगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लेट मी स्विच ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, चैप्टर फिनिश। ठीक, रिकॉर्डिंग